Hello everyone, welcome to Learning Grammar. I am Abhijit Yadav and today we are going to talk about three types of sentences based on structure. मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, जब सेंटेंस मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ये बताया था कि सेंटेंस के काइंड्स जो आपके 5 प्रकार के होते हैं, उनके अलावा भी 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिन्हें हम स्ट्रक्चर के आधार पे बांटते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में 5 प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में बता दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है अभी तक तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अगर आप कुछ भी मिस करते हैं तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी और आगे चल के जो भी मैं बातें बताने वाला हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आप उनको समझ नहीं पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन चली जाए और आपसे कोई भी मेरी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने बताया था कि सेंटेंस को मीनिंग के आधार पे और स्ट्रक्चर के आधार पे हम बांट सकते हैं। मीनिंग के आधार पे मैंने बता दिया। अब बात आती है स्ट्रक्चर के आधार पे। स्ट्रक्चर के आधार पे आप सेंटेंस को कैसे बांटोगे, और वो भी स्ट्रक्चर के आधार पे 3 सेंटेंस होते हैं जिनमें सबसे पहला होता है हमारा सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड और तीसरा होता है हमारा सबसे, जो नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेंटेंस सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वही टफ भी होगा। ये सेंटेंस थोड़ा सा टफ होता है समझने में, क्यों, उसके बारे में भी मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन फिर से वही बात कि अगर कोई सेंटेंस बनाना है तो आपको उसमें कोई कार्य करने वाला यानी कि सब्जेक्ट चाहिए। उस सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कोई कार्य चाहिए और उस कार्य के द्वारा उस कार्य का प्रभाव जिस शब्द पे पड़े वो भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो मैंने 3 बताए थे उन्हीं तीनों पे ये भी फिट बैठेगा, लेकिन थोड़ा सा इसका ढांचा अलग हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही जानते हैं कि सब्जेक्ट एक होगा तो एक नाउन डाल लेंगे, प्रोनाउन डाल लेंगे या फिर कोई शब्द जो सब्जेक्ट बन सके। लेकिन इनमें जैसे ही आते हैं थोड़ा सा अंतर हो जाता है, क्योंकि इसका तो वही है कि जो हम सीधा सीधा सेंटेंस का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वही है। ये सिंपल सेंटेंस नाम से ही पता चल रहा है कि ये साधारण है, बिल्कुल साधारण, जो आप अपने बोलचाल में प्रयोग भी करते हो, जो लिखते भी हो, वही है हमारा सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो राम इज प्लेइंग, अगर चेस मैं अगर लिख दे रहा हूं तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। कैसे कि इसमें कोई भी आपको जटिलता नहीं देखने को मिलेगी, आप इसमें कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि फिर से वही चीज, सब्जेक्ट पता कर लो, राम, वर्ब है, वर्ब का पार्ट है तो वर्ब के पार्ट को मैंने बोला तो 2 हिस्से में बांट दो, ये हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। तो इसमें कोई वो नहीं है, जो 5 प्रकार के सेंटेंस थे उनमें से जो असर्टिव सेंटेंस को मैं ले रहा हूँ उसी को मैं ले रहा हूँ, वही है हमारा सिंपल सेंटेंस। ठीक है, बात आती है इन दोनों में, हम कंफ्यूज इन दोनों में हो जाते हैं। इसको साधारण वाक्य बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त मतलब आप क्या बोलोगे, मैं बता रहा हूँ। मेरे पास ये 2 पेन है, ठीक है, मेरे पास फेविक्विक है, ये दोनों काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, या फिर इन दोनों को मैंने क्या किया कि फेविक्विक लिया और इसको जोड़ दिया, यहाँ पे चिपका दिया ऐसे, तो ये सेंटेंस एक अलग था, एक सेंटेंस अलग था। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों के दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो मैंने इनको क्या किया कि एक सेंटेंस को ही 2 सेंटेंस थे, दोनों सेंटेंस मैं अलग अलग बोल रहा हूं, इन दोनों का काम अलग अलग था। मैंने क्या किया कि इनको एक ही में जोड़ के और एक ही का काम करना बताने लगा, एक ही में जोड़ दिया। अब यहाँ पे अगर मान लो कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस है तो अभी तक ये जो सेंटेंस चल रहा था यहां से शुरू हुआ और यहां तक आया, तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दे रहे थे, यहाँ पे बात आया तो यहां से चल रहा था, यहाँ पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन जैसे ही आपने इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के लिए जो मैंने फेविक्विक का प्रयोग किया, यानी कि फेविक्विक जब सेंटेंस में आएगा तो उसको हम बोलेंगे कंजंक्शन। ठीक है, तो कंजंक्शन यानी कि इन दोनों को जब जोड़ रहा है
और यहाँ से अब सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो सेंटेंस के बीच में यहाँ पे जो फुल स्टॉप था, अब ये फुल स्टॉप आएगा ही नहीं। अब आपको फुल स्टॉप यहाँ पे देना पड़ेगा। ये दोनों सेंटेंस मैंने उठाए, जोड़ दिए, ठीक है। तो जैसे ही मैंने जोड़ा, अब यहाँ पे फुल स्टॉप, यानी कि ये जो दो सेंटेंस थे अभी तक, इन दोनों को मैंने जोड़ के एक ही बना दिया, ठीक है। इससे होता क्या है कि जब आप प्रयोग करते हो सेंटेंसेस को, बोलचाल में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हो। अब अगर मैं ये बोलूं कि राम खेल रहा है, राम सो रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे हमारा सेंटेंस बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आप याद रखें कि कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बना है तो किसी ना किसी पर्पस के लिए बना है। नाउन से ही अगर काम चल जाता हमारा हर जगह, तो प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इस वजह से बना क्योंकि हर चीज का प्रयोग अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से होता है। आप एक ही चीज को नहीं कर सकते बार बार प्रयोग। अगर मैं केवल इसी हाथ का प्रयोग कर रहा हूं बार बार, तो मेरा ये हाथ दर्द करने लगेगा। इसी वजह से मेरे पास दूसरा भी हाथ है, मैं दोनों हाथों का प्रयोग करूंगा, कार्य आसानी से होगा, मुझे थकान भी नहीं होगी, ठीक है। तो उस तरह से अगर ये दो सेंटेंस कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का बात करें, तो इनमें कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड में होता क्या है, अभी यहाँ पे एक ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूं। इन दोनों सेंटेंसेस में कंजंक्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। यही दोनों ऐसे सेंटेंस हैं जहां पे अगर आपको इनको समझना है तो कंजंक्शन को समझना आपको बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अगर आपको कंजंक्शन नहीं समझ में आ रहा है, कंजंक्शन आपको नहीं पता है, तो इन सेंटेंसेस को समझने में आपको दिक्कत होगी। अब एक चीज और बात आई थी कंपाउंड सेंटेंस की। मैंने बताया था कि ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तब मैंने जोड़ा दोनों के दोनों बराबर हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कंजंक्शन हूं, मेरी बॉडी अगर कंजंक्शन है, तो अगर मेरे इस हाथ में अगर आम है, तो इस हाथ में भी मेरा आम ही होना चाहिए। कंपाउंड सेंटेंस का ये रूल है, ठीक है, कि कंजंक्शन जो होता है अपने दोनों तरफ, जो को रिलेटिव कंजंक्शन होता है, दो प्रकार से बांटूंगा मैं उनको, कि कंजंक्शन जो होता है दो प्रकार का होता है। को रिलेटिव यानी कि क्या बोलेंगे, समान पदीय, मतलब कि इधर आम है तो इधर भी आम ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जब दोनों के दोनों पद बराबर हो गए और उन दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, तो यानी कि को रिलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके जैसे ही मैंने दो सेंटेंसेस को या तीन सेंटेंस जितने भी आपको चाहिए समान पदीय होने चाहिए, अगर आप उनको जोड़ के बना रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है कंपाउंड सेंटेंस। मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेंटेंस में ले रहा हूं, राम इज माई फ्रेंड, ठीक। अब यहीं पे मैं दिखा रहा हूं दूसरा कि राम इज माई फ्रेंड, सोहन इज माई फ्रेंड। अब गणित आप लोग पढ़ते हैं, उसमें हम करते क्या है कि अगर नॉर्मली हमारा ऐसे होता है 2x + 4x, तो हम इसको करते क्या है कि हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2x, यानी कि देख रहे हैं 2x भी है, इसमें भी 2x है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे बच जाएगा 2, यानी कि मैंने इन 2x को, दोनों में जो कॉमन है मैं उसको कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि अगर कंजंक्शन है, कोई रिलेटिव कंजंक्शन है, तो वो अपने दोनों तरफ समान पद लेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, राम और सोहन को छोड़ के इज माई फ्रेंड दोनों में कॉमन है, यानी कि हम करेंगे क्या, इन दोनों को इनको कॉमन ही कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राम मेरा दोस्त है। हिंदी में अगर मैं बात करूँ, राम मेरा दोस्त है, और दूसरा सेंटेंस बोल रहा हूँ सोहन मेरा दोस्त है, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, राम और सोहन मेरे दोस्त हैं, बोल सकते हैं दोनों मेरे दोस्त हैं, तो राम और सोहन मेरे दोस्त हैं, ठीक। तो इस तरह से अब आप यहाँ पे देखेंगे, राम किसी का नाम है तो नाउन है, सोहन किसी का नाम है तो ये भी नाउन है हमारा। मैंने बोला था कि दोनों हाथों में मेरे आम चाहिए अगर कंजंक्शन है तो आम कैसे है, एक तरफ नाउन है तो दूसरी तरफ भी तो नाउन है, दूसरी तरफ ये ऐसे आप कह सकते हैं कि एक तरफ सब्जेक्ट है तो दूसरी तरफ भी तो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे करोगे क्या, राम एंड श्याम, नाउन कंजंक्शन, और ये भी हमारा नाउन, या फिर आप इसको सब्जेक्ट बोलो, इसको सब्जेक्ट बोलो, कंजंक्शन है, बीच एक तरफ इसके अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो दूसरी तरफ भी हमारा सब्जेक्टिव केस, एक तरफ हमारा नाउन है तो दूसरी तरफ भी हमारा नाउन है, यानी कि ये हो गया हमारा कंजंक्शन, मैं हो गया कंजंक्शन, एक तरफ आम दूसरी तरफ भी आम, ठीक है। कॉमन क्या था, ये दोनों,
ये इतने 3 शब्द। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अभी तक ये सब्जेक्ट जो था हमारा सिंगुलर था, तो मैंने वर्ब लगाया था सिंगुलर। अब हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट मेरे 2 हो गए, 2 लोग, 2 हो गए यानी कि प्लूरल। और प्लूरल जैसे ही हुआ हमको इसको चेंज करना पड़ जाएगा आर में, और माई फ्रेंड तो खैर कॉमन है। यही है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। आप कॉमन चीज को ढूंढ लो, अगर कॉमन नहीं भी है तो आप सीधे सीधे उस सेंटेंस के बीच में एप्रोप्रिएट कंजंक्शन डालो और उसके बाद से दूसरे सेंटेंस को जोड़ दो, बनकर तैयार हो गया हमारा संयुक्त। संयुक्त मतलब कि जोड़ देना है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कंपाउंड सेंटेंस को बनाने के लिए जो भी हमारा कंजंक्शन लगता है वो कंजंक्शन होता है हमारा कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग भी बोलते हैं इसको, कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया हो गया, ठीक है। अब जब कंजंक्शन में बताऊंगा, कंजंक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको इन डिटेल में इनको बताऊंगा। और सिंथेसिस में इन तीनों का बहुत ही बड़ा एक चैप्टर है, और थोड़ा सा क्या बोल सकता हूँ कि ये तो दोनों ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा सा कठिन है। कठिन इस वजह से क्योंकि उनमें आपको फ्रेज पढ़ने पड़ते हैं, क्लॉज पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, इस वजह से। अब बात आती है हमारी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आपको समझने के लिए आप इतना बात ध्यान रखें कि इसमें जिस कंजंक्शन का प्रयोग होता है वो होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि आश्रित या सह संयोजक ऐसे कंजंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि अभी तक आपने कंपाउंड सेंटेंस में देखा कि 2x + 4x था तो हमने कॉमन कर लिया, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन था। लेकिन वहीं पे जैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएंगे, मान लेते हैं कि वो 2x और +y है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर भी अगर आपको याद होगा तो मैथ में हम लोग का ऐसे इक्वेशन मिलता था कि 2x + y अगर है तो इसका दोनों का ये ऐसे था, ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलके इतने के बराबर हैं, ठीक है। तो उस तरह से जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाते हैं तो इसमें जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, जिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके जितनों को जोड़ते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक नरेशन का एग्जांपल देने जा रहा हूँ आपको, और वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सी है कि अगर नरेशन का मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ही सेड कॉमा को डबल इन्वर्टेड कॉमा यू आर माई फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉमा भी अपने आप में एक कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो उस कंजंक्शन से पहले देख रहे हैं कि एक सेंटेंस ये, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अगर कंजंक्शन लगा है बीच में तो अपने दोनों तरफ समान पद देगा, यानी कि अगर इधर भी एक सेंटेंस है तो इधर भी एक सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ही सेड एक सेंटेंस, यू आर माई फ्रेंड। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा तो उसमें 2 चीजें होती हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्लॉज पे डिपेंड होता है, यानी कि क्लॉज उसे प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें कि इसमें आपको ये ढूंढना पड़ता है कि कौन सा प्रिंसिपल और कौन सा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ठीक है। लेकिन उसको अभी बात हम नहीं करेंगे, हम ये बोल रहे हैं इसको कंजंक्शन से जोड़ना है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो ही सेड अगर आप देखेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर हमको जाना पड़ेगा कि ही सेड है तो ही हमारा सब्जेक्ट, सेड हो गया हमारा वर्ब, यानी कि सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर। ये है यू आर माई फ्रेंड, यानी कि यू हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया वर्ब, माई फ्रेंड हो गया ऑब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रक्चर हमारा दूसरा। लेकिन अगर इन दोनों का बात करें अर्थ मीनिंग के आधार पे, तो ही सेड उसने कहा, ये मीनिंग कंप्लीट नहीं दे रहा है, ठीक है। वहीं पे यू आर माई फ्रेंड अगर है तो वहां पे हमारा मीनिंग कंप्लीट है, तुम मेरे दोस्त हो, ठीक है। तो हम नॉर्मली करते क्या है कि जब हमारा पहला स्ट्रक्चर में मीनिंग कंप्लीट नहीं होता था तो हम दूसरे पे आते थे, यानी कि वर्ब के बाद से एक ऑब्जेक्ट जोड़ देते थे। वही चीज यहाँ पे भी करनी है कि अगर सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो वर्ब के बाद से हमको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट डालना पड़ेगा, और जैसे ही ऑब्जेक्ट डालेंगे सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा, ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, हम एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग बीच में कर लेंगे। जैसे कि आप लोग नरेशन में जानते हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही दैट लगा, अब फिर से वही बात कि अगर बीच में कंजंक्शन में आया तो इधर जैसा है वैसा ही इधर भी होना चाहिए। मैं किस बात को लेके बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं वर्ब को। अब वर्ब देखे सेड, से का सेकंड फॉर्म यानी कि V2 पास्ट में, ठीक है। लेकिन अगर इधर देख रहे हैं तो ये आर प्रेजेंट टेंस में, एक तरफ पास्ट टेंस और एक तरफ प्रेजेंट टेंस, नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
तो इसी वजह से हम करते क्या है कि इसको नॉर्मली हम इसको भी वर्ब को पास्ट टेंस में लेके जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे होगा ये हमको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारा नॉर्मली जब कोई भी मेन वर्ब नहीं होता तो इज एम आर होता है। ठीक है, वहीं पे अगर पास्ट का बात करें मेन वर्ब नहीं होता तो वाज वर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर है, हेल्पिंग वर्ब से काम चलाना पड़ रहा है, तो इसका ही हमको भी पास्ट में करना पड़ेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा। हम क्या किए, ही सेड दैट, अब यू आई में कैसे चेंज हो रहा है ये आगे की बात, और आई के अनुसार हमको पता है कि पास्ट में वाज और वर है तो उसमें से वाज ही लगता है। माई कैसे यूज हो रहा है, फिर से नरेशन में, और उसके बाद से फ्रेंड। हम यहाँ पे आपको ये देखना है कि दैट के बाद से दैट जहां से शुरू हो रहा है वो पार्ट हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आपको याद होगा कि अगर मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा था तो हम एक ऑब्जेक्ट डालते थे, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 में, और यहाँ पे भी अगर ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठा के इस सेंटेंस में डाल रहे हैं तो ये इस सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर रहा है, पूरा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में एक पूरे के पूरे बड़े सेंटेंस को हम प्रयोग कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब के बाद से जितना आया वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस तरह से ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे ही जुड़ा ये सेंटेंस हमारा बन रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो यही था हमारा सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। इनके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जब हम कंजंक्शन में पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे को रिलेटिंग कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग बहुत डिटेल में हमको पढ़ना है, और साथ ही इन तीनों का प्रयोग हमको सिंथेसिस में पढ़ना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इन फ्यूचर कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। साथ ही अभी तक आपने अगर मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।